हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित समान अध्ययन बुक जो कि 8वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम विश्व का भूगोल अध्याय 6 चट्टानें से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने इतिहास, राज्यव्यवस्था और भारत का भूगोल से संबंधित सभी अध्यायों का कवर कर लिया है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं ताकि आपको विजिबल हो। चलिए, पहला सवाल है, कायांतरित चट्टानों में किसमें परिवर्तन होता है। सवाल है कि जो भी कायांतरित चट्टान होते हैं ना, उसमें किसमें परिवर्तन होता है, संरचना में, गठन में, या दोनों में, या फिर वास्तविक रासायनिक संयोजन में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। याद रखिएगा, रूपांतरित चट्टानों में संरचना और गठन ये दोनों में परिवर्तन होता है। इसके अलावा याद रखिएगा कि जब ताप और दबाव के परिणाम स्वरूप आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों में उनके गठन एवं स्वरूप या फिर संरचना कह सकते हैं, जब परिवर्तन होता है या रूपांतरण हो जाता है तो इसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। रूपांतरित चट्टान के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा स्लेट, शिस्ट, फाइलाइट, डोलोमाइट, संगमरमर और क्वार्टजाइट। ठीक है, पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है। ठीक है, तो उसमें से एक अवसादी या फिर आग्नेय चट्टान का उदाहरण दिया जा सकता है, बाकी 3 ऑप्शन रह सकता है इनमें से। तो ध्यान रखिएगा, स्लेट, शिस्ट, फाइलाइट, डोलोमाइट, संगमरमर, क्वार्टजाइट ये सभी रूपांतरित चट्टान के उदाहरण हैं। और ये जो चट्टानें होती हैं ये सर्वाधिक कठोर भी होती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, जब ग्रेनाइट की चट्टानों का अकायंत्रण होता है या फिर रूपांतरण होता है तो वे किसमें परिवर्तित हो जाते हैं। ऑप्शन है संगमरमर, फेल्सफर, नीस या फिर क्वार्टजाइट। सही आंसर होगा नीस। याद रखेगा, जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायंत्रण होता है या फिर रूपांतरण होता है तो वे नीस में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कांग्लोमरेट तथा बड़े कणों वाले विशेषकर जो ग्रेनाइट आगे होते हैं, ये अग्नेय सेल के कायंत्रण या फिर रूपांतरण से नीस का निर्माण होता है। इस प्रकार नीस रूपांतरित चट्टान के उदाहरण हैं। ठीक है, सिंपल सा है। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है। आपसे बलुआ पत्थर पूछे, चूना पत्थर पूछे, चौक पूछे, ठीक है, या फिर डोलोमाइट पूछे, ये सभी अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। ठीक है, कौन कौन सा, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चौक और डोलोमाइट, ये सभी देखेंगे तो ये अवसादी चट्टान के प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताइए जरा। डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे सही। ठीक है, बलुआ पत्थर ये अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चौक, डोलोमाइट। बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी तल पर आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण के फलस्वरूप, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी तल पर आग्नेय चट्टान या फिर रूपांतरित चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण के फलस्वरूप जो निर्मित होती है चट्टान, उसे ही अवसादी चट्टान कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी तल पर आग्नेय या फिर रूपांतरित चट्टानों के अपर्दन या फिर निक्षेपण के फलस्वरूप जो भी निर्मित चट्टान होती हैं उसे ही अवसादी चट्टान कहा जाता है। और अवसादी चट्टानों उदाहरण में देखेंगे तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चौक, डोलोमाइट और कांग्लोमरेट है। ठीक है, ये सभी अवसादी चट्टान के प्रमुख उदाहरण हैं। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, ऑब्सिडियन, एंडेसाइट, गैब्रो और पेरोडाइट ये क्या है। सवाल क्या है, ऑब्सिडियन, एंडेसाइट, गैब्रो और पेरोडाइट ये क्या है। अंतर्भेदी चट्टान है, या फिर अवसादी चट्टान है, या फिर बहिर्भेदी चट्टान है, या फिर कायांतरित चट्टान है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सभी ध्यान दीजिएगा, ये सभी बहिर्भेदी चट्टान के उदाहरण हैं। ठीक है, अब ऑब्सिडियन, एंडेसाइट, गैब्रो और पेरोडाइट ये सभी बहिर्भेदी चट्टान के उदाहरण हैं। ठीक है, देखिए चट्टान जो होता है ना, ये जो लिखा हुआ है आपका यहाँ पर, एक होता है आपका अंतर्भेदी चट्टान और एक होता है बहिर्भेदी चट्टान। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से समझिए। देखिए क्या लिखा है, आग्नेय चट्टान का निर्माण लावा के ठंडा होकर जमने से होता है। आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे हो रहा है, लावा के ठंडा होने से।
अगर सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि अग्नि चट्टान का निर्माण कैसे होता है, तो लावा के ठंडा होकर जमने से ये होता है, निर्माण होता है अग्नि चट्टान का। अभी जो अग्नि चट्टान होता है ना, ये 2 प्रकार के होता है, एक अंतर्भेदी होता है और एक बहिर्भेदी होता है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर पृथ्वी के अंदर ही अगर लावा जम के रह जाता है तो वो चट्टान जो बनता है उसे कहते हैं अंतर्भेदी चट्टान। अगर पृथ्वी के अंदर ही ये लावा जब निकलती हैं, पृथ्वी के अंदर ही रह जाती हैं, जम जाती हैं, उसे कहा जाता है अंतर्भेदी चट्टान। जबकि जब पृथ्वी के ये लावा पृथ्वी के ऊपर जब आ जाती हैं और जब ठंडा होकर जम जाती हैं, तब इसे बहिर्भेदी चट्टान कहा जाता है। सिंपल सा याद रख सकते हैं। अग्नि चट्टान पृथ्वी के अंदर ही जब ये लावा जम जाता है, ठीक है, तो इसे बहिर्भेदी अंतर्भेदी चट्टान कहेंगे। और पृथ्वी के ऊपर जब लावा जमा हो जाता है, जम जाता है, तब इसे बहिर्भेदी चट्टान कहते हैं। बाकी अवसादी चट्टान तुमने देखा है ना कि ये क्या था, ये अवसादी चट्टान याद है, ये था या फिर पृथ्वी तल पर अग्नि व रूपांतरित चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण के फलस्वरूप जो भी निर्मित चट्टान होती है उसे अवसादी चट्टान कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि अधिकांश भूपर्पटी किस सेल से बनी हुई है। ठीक है, अधिकांश भूपर्पटी किस सेल से बनी हुई है। ऑप्शन है अग्नि, कायांतरित, अवसादी या फिर कार्बोनेट। सही आंसर होगा अग्नि। ध्यान रखिएगा, अधिकांश भूपर्पटी अग्नि सेल से बनी हुई हैं। ठीक है, ये लगभग 90% अब देखेंगे कि 90% से ये मिलकर बना हुआ है। 90% जो भाग है ना, ये अग्नि चट्टानों से निर्मित हुई हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि भूपर्पटी का लगभग 90% भाग जो है ना, ये अग्नि चट्टानों से बनी हुई हैं। परंतु संपूर्ण अगर भूपर्पटी के बारे में बात करें तो निर्माण में इसका योगदान मात्र कितना है, 5% है। लेकिन भूपर्पटी पर है ना, ये 90% भाग अग्नि चट्टानों से निर्मित है। लेकिन संपूर्ण भूपर्पटी के बारे में बात करें तो मात्र इसमें 5% का योगदान है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा वितलीय अग्नि शैल का उदाहरण है। सवाल है, निम्न में से कौन सा वितलीय अग्नि शैल का उदाहरण है। ऑप्शन है बेसाल्ट, ग्रेनाइट, स्लेट, डोलोमाइट। सही आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। ठीक है, क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट। ध्यान दीजिएगा, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान, ठीक है, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेती हैं, तो उसे वितलीय अग्नि शैल का निर्माण होता है, या फिर इसे अंतर्भेदी चट्टान भी आप कह सकते हैं। ग्रेनाइट चट्टान इसी का एक उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जब मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेती है, तो इसे वितलीय अग्नि शैल का निर्माण होता है, या फिर इसे अंतर्भेदी चट्टान भी आप कह सकते हैं। ग्रेनाइट चट्टान इसी का एक उदाहरण है, इसका अग्नि शैल का। अगला सवाल है, देखिएगा ध्यान से, सवाल है निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक शैल के उदाहरण हैं। सवाल है निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक शैल के उदाहरण हैं। ऑप्शन है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, चूना पत्थर और संगमरमर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्राथमिक शैल क्या है। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना है कि अग्नि शैल को ही प्राथमिक शैल कहा जाता है। क्या हमने कहा, अग्नि शैल को ही प्राथमिक शैल कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि ग्रेनाइट और बेसाल्ट ये दोनों अग्नि शैल के उदाहरण हैं, अर्थात ये प्राथमिक शैल हैं। जबकि चूना पत्थर के बारे में हमने बताया था ना, ये अवसादी शैल है, अवसादी चट्टान है। जबकि संगमरमर ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा चूना पत्थर के बारे में। ठीक है ना, चूना पत्थर का याद रखना, ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है, अवसादी चट्टान। जबकि संगमरमर क्या है, संगमरमर आपको याद रखना है, ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, रूपांतरित चट्टान। जबकि ग्रेनाइट और बेसाल्ट ये दोनों प्राथमिक शैल के उदाहरण हैं, या फिर ये अग्नि शैल के उदाहरण हैं। ठीक है, तो 1 और 2 यहाँ पर देखेंगे सही हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही दिख रहा है, ए और 1 और 2। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं, या फिर यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। अग्नि शैल को प्राथमिक शैल भी कहते हैं। ग्रेनाइट, गैब्रो, मैग्नेटाइट, बेसाल्ट तथा ज्वालामुखी ब्रेसिया इसे कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। ये लावा निर्मित चट्टानें हैं, इनमें जीवाश्मों का अभाव होता है, यानी जीवों का अंश इसमें नहीं होता। लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। ऑप्शन है अग्नि शैल गैब्रो, अवसादी शैल चूना पत्थर, कायांतरित शैल संगमरमर। जैसा कि उन्हें बताया कि संगमरमर क्या है, कायांतरित शैल है या फिर रूपांतरित शैल है।
जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या बताया कि संगमरमर जो है वो रूपांतरित या कायांतरित शैल है, तो ये कथन सही दिख रहा होगा आपको। ठीक है, वहीं बात करें चूना पत्थर, हमने कहा ना ये क्या है, एक अवसादी शैल है। ठीक है, और अग्नेय शैल, ये जो अग्नेय शैल का उदाहरण है गैब्रो। ठीक है, गैब्रो क्या है, एक अग्नेय शैल है, तो ये भी सही मैच है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों सही मैच है, डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट दे रखा है, अग्नेय शैल कौन कौन से, जैसे ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट, मैग्नेटाइट, ज्वालामुखी, ब्रेसिया। जबकि अवसादी शैल कौन कौन सा है, बलुकासम, पेंडशिला, चूना पत्थर, कोयला, है ना, चौक, डोलोमाइट, है ना, बलुआ पत्थर, कंग्लोमरेट, ये सभी क्या है, अवसादी शैल हैं। जबकि कायांतरित में देखेंगे तो ग्रेनाइट, स्लेट, सिस्ट, संगमरमर और क्वार्जेट है। ठीक है, तो ये लिस्ट आप याद रख सकते हो, और जहाँ पे नोट्स बनाओगे ना तो वहाँ पे इसमें हमने जो कह रहा है इसके अलावा इसको याद रखिएगा, वहाँ पे नोट कर लीजिएगा। जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चौक, डोलोमाइट और कंग्लोमरेट, ये सभी अवसादी शैल के उदाहरण हैं, तो वहाँ भी इंक्लूड कर लीजिएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। सवाल है, अग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अग्नेय चट्टान के लिए, ठीक है, कौन सा कथन सत्य है। पहला है, उनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं। ठीक है, पूछा क्या है, कौन सा कथन सत्य है। दूसरा दे रखा है, वे जल के लिए सारंद्र होती हैं। सी नंबर दे रखा है कि वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों प्रकार की होती हैं, ये कथन सही है। ठीक है, अग्नेय चट्टान जो होते हैं वो क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों प्रकार की होती हैं। फिर डी ऑप्शन दे रखा है कि इन चट्टानों में सिलिका नहीं पाई जाती, तो ये कथन गलत है। ठीक है, तो अर्थात ए बी डी गलत है, सी सही है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं, अग्नेय चट्टानों का निर्माण तो पहले ही बताए थे हमने कि भूपर्पटी के नीचे उत्पन्न मैग्मा के ठंडा होने से होता है। जब मैग्मा धरातल पर पहुँचता है तब इसे लावा कहते हैं, जो ठंडा होकर अग्नेय चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है। ये चट्टानें रवेदार होती हैं, इनमें जीवाश्म का अभाव होता है। भूपर्पटी का लगभग 90% भाग अग्नेय चट्टानों से निर्मित है, लेकिन संपूर्ण भूपर्पटी के बारे में बात करें तो मात्र 5% होता है। ठीक है, अगला सवाल है, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति खालिस्तान चट्टानों से होती है। अग्नेय से, तलछटी से, अग्नेय तथा तलछटी दोनों से, या फिर एक उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अग्नेय तथा तलछटी। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति अग्नेय तथा तलछटी चट्टानों से होती हैं। ध्यान दीजिएगा, अत्यधिक ताप व दबाव के कारण अग्नेय व अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से निर्मित चट्टानों को रूपांतरित चट्टान कहते हैं। ये परिवर्तन भौतिक व रासायनिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ये सर्वाधिक कठोर चट्टानें होती हैं, इनमें जीवाश्म का अभाव होता है। तो पहले हम लोग देख चुके हैं। अगला सवाल है, सरपेंटाइन किसके रूपांतरण से निर्मित होने वाली चट्टान है। सरपेंटाइन किसके रूपांतरण से निर्मित होने वाली चट्टान है। ऑप्शन है सेल, बालू का पत्थर, फाइलाइट या फिर गैब्रो। सही आंसर हो जाएगा फाइलाइट। ठीक है, क्या हो जाएगा, फाइलाइट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि फाइलाइट क्या है, फाइलाइट एक रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। ठीक है ना। चलिए, गैब्रो के बारे में भी हमने बताया था ना, ऊपर में शायद क्वेश्चन में था, ये अग्नेय शैल का उदाहरण है। ठीक है, बालू का पत्थर अवसादी शैल है। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है। बताना है कौन समूह से संबंधित नहीं है, कोई एक अलग होगा, जैसे कि फाइलाइट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शैल। तो आप देखेंगे यहाँ पे फाइलाइट क्या हमने बताया था, याद कीजिए ज़रा। फाइलाइट हमने बताया था कि ये एक रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, जबकि बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शैल ये सभी अवसादी शैल हैं। ठीक है, तो फाइलाइट इसमें नहीं आएगा। ठीक है, फाइलाइट क्या है, फाइलाइट एक रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है, जबकि बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शैल, है ना, चौक, डोलोमाइट, चूना पत्थर, कंग्लोमरेट ये सभी अवसादी शैल के उदाहरण हैं। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं हम लोग 13। ये रहा 13। सवाल है, अधोलिखित नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, है ना। तो ये है कांग्लोमरेट, ग्रेनाइट, शैल, बलुआ पत्थर। तो हम लोग जानते हैं कि जीवाश्म जो होते हैं, है ना, किस प्रकार के चट्टान में पाए जा सकते हैं, अवसादी चट्टानों में। अवसादी चट्टानों में जीवाश्म के अंश होते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंग्लोमरेट, सैल और बलुआ पत्थर, ये सभी क्या हैं, ये सभी अवसादी सैल हैं। ठीक है, अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। तो इसमें जाहिर सी बात है इसमें जीवाश्म होंगे, लेकिन ग्रेनाइट क्या है, ग्रेनाइट अब देखेंगे आग्नेय सैल का उदाहरण है। और ये लावा जब बाहर निकलती हैं, है ना, ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो जब ये लावा बाहर आती हैं तो जमने से ये बनता है। तो इसमें जीवाश्म का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है, कमी पाई जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ग्रेनाइट। ध्यान दीजिएगा, ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। यह एक अग्नेय सैल है, क्योंकि अग्नेय चट्टानों का निर्माण क्रस्ट के नीचे तप्त मैग्मा के ठंडा होकर जमने से होता है। इन्हें मूल व आंतरिक चट्टान भी कहते हैं। अन्य सभी प्रकार की चट्टानों का निर्माण अग्नेय चट्टान से ही होता है। ग्रेनाइट, पिच स्टोन, बेसाल्ट, गैब्रो, डायराइट अग्नेय चट्टानों की सभी उदाहरण हैं। लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, बताना है कि अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला दे रखा है, ये शैलें हैं जिसकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है, कथन गलत है। ये शैलें क्रिस्टलीय होती हैं, बिल्कुल गलत है। ये शैलें स्तरों में निक्षेपित होती हैं, बिल्कुल सही है। अवसादी शैल होते हैं ना, कुछ इस तरीके से लेयर में पाए जाते हैं। ये लेयर होता है इसका, अलग अलग लेयर इस तरीके जमते जमते और दबाव और ये ताप की वजह से ये क्या होता है, ये कठोर हो जाता है और एक ये चट्टान का रूप ले लेता है। तो ये लेयरों में पाए जाते हैं। ठीक है, लेयरों में निक्षेपित होते हैं, अर्थात यहाँ पे सी सही दिख रहा है। फिर आगे लिखा हुआ है कि ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती, ये कथन गलत है, जल में भी निर्मित हो सकती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा क्या दे रखा है। अग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण के कारण अवसादी या परतदार चट्टानों का निर्माण होता है। ये चट्टानें जल के नीचे निर्मित होती हैं। भूप्रपट्टी का लगभग 75% भाग अवसादी चट्टानों से निर्मित है। इनमें प्रचुर मात्रा में जीवाश्म पाए जाते हैं। ये चट्टानें खनिज तेल, प्राकृतिक गैस व कोयला के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, कोई पूछे आपसे कि प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, ये कौन सा चट्टान में पाया जाता है, तो कौन सा चट्टान पाया जाएगा, बताइए जरा। अवसादी चट्टान में, या फिर इसी को कहा जाता है परतदार चट्टान। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है। नीस, बालू का पत्थर, चूना पत्थर, सैल। तो अब देखेंगे बालू का पत्थर, चूना पत्थर, सैल ये सभी अवसादी हैं, जबकि नीस क्या है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नीस क्या है, ये अग्नेय सैल है, रूपांतरित सैल है, या फिर अवसादी सैल है। ठीक है, अवसादी तो खैर होगा ही नहीं, क्योंकि हमने बताया कि बालू का पत्थर, सैल, चूना पत्थर ये सभी क्या है, अवसादी चट्टान के उदाहरण है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, शैलों का विज्ञान कहलाता है। शैल जो चट्टान का विज्ञान, जो शैलों का जो विज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं। पेट्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, सरपेंटोलॉजी या फिर क्रोनोलॉजी। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये ऑप्शन पेट्रोलॉजी। शैलों का विज्ञान क्या कहलाता है, पेट्रोलॉजी कहलाता है। जबकि डेंड्रोलॉजी के बारे में याद रखिएगा, ये वो विज्ञान है जो लकड़ी के पेड़ों और झाड़ियों में वार्षिक वृद्धि या पेड़ के छल्ले के डेटिंग और अध्ययन से ये संबंधित है, डेंड्रोलॉजी। ठीक है ना। वहीं बात करें सरपेंटोलॉजी के बारे में, तो याद रखिएगा प्राणी विज्ञान की एक शाखा है ये, जो कि सांपों का अध्ययन करती है। सरपेंटोलॉजी प्राणी विज्ञान की एक शाखा है जो सांपों का अध्ययन करती है। जबकि क्रोनोलॉजी के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, क्रोनोलॉजी क्या है, ये ऐतिहासिक घटनाओं का काल निर्माण इससे कर सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं क्रोनोलॉजी वह विज्ञान है जिसके द्वारा हम ऐतिहासिक घटनाओं को काल निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण 16 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।